नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 24 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, जो कि हालांकि हमने पहले भी आपको उस सूचना को प्रेषित किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि जो डेली वीडियो आप तक पहुंचता है करंट अफेयर्स का, उसकी पीडीएफ की डिमांड जो की जा रही थी उसको हम लोगों ने जो है क्लियर कर दिया है। यानी कि अब आप लोग जो है पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको वीडियो सेक्शन में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया होता है उसमें आपको जाना है। वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम लिंक को आप क्लिक करिएगा। वहां पर आपको डिकोड एग्जाम का जो है चैनल ओपन होगा, वहां पर उसको आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आपको डेली नाइट में 9 PM यानी कि रात में 9 बजे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाया करेगी। आप कहेंगे कि सर तुरंत पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी? इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि दरअसल आप पूरे दिन में पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है एज ए रिवीजन के फॉर्म में आप पीडीएफ का इस्तेमाल करिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैं आपको यहां पर ऑन स्क्रीन बताता हूं वो बातें सारी की सारी पीडीएफ में नहीं होती। पीडीएफ में वही बातें रहती हैं जो स्क्रीन पर आपके रिटन फॉर्म में होती हैं। जो मैं ओरली आपको समझाता हूं वो बातें वहां पर नहीं होती हैं, और जो मैं समझाता हूं वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर मैं ओरली आपको बताता रहता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा में क्या क्या आपको करना है। टास्क में देता रहता हूं आपको कि ये आपको प्रिपेयर करना है, ये प्रिपेयर करना है। ये सब बातें पीडीएफ में नहीं रहती हैं। तो पीडीएफ का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए करिए, बल्कि वीडियो जो है आप डिटेल्स में देखिए उसको अच्छे तरीके से। तो इसलिए आपको, जैसे आज 24 तारीख है तो आज की पीडीएफ आपको आज रात में 9 बजे मिलेगी चैनल के माध्यम से, ठीक है? तो प्लीज डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ में अगर डिकोड एग्जाम के चैनल को, यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली मॉर्निंग में 8 AM पर करंट अफेयर्स देखना मत भूलिएगा। किन एग्जामों के लिए? स्पेशली आपका यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए, आरओ एआरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए, साथ ही साथ में अदर स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वहां के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ में अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे यूजीसी नेट हो या एसएससी बैंकिंग हो, इन सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स आपका क्या होता है, उपयोगी होता है, ठीक है? तो बिना देरी के हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने। उसके पहले डेली आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो आज हम लोग रिवीजन करते हैं और रिवीजन आपको पीडीएफ फाइल में भी मिल ही जाएगी, जैसा कि यहां पर आपको मेंशन दिया गया है कि गेट डिटेल्स पीडीएफ फॉर फ्री में आपको पीडीएफ फाइल दी जाएगी, कोई इसका चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ओके? तो चलिए फिर हम लोग लास्ट डे का रिवीजन फटाफट करते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए या फिर सामने अपनी कॉपी को रखिए और देखिए कि क्या आपने जो पढ़ा है वो आपने याद हो गया है, नहीं याद हो गया है। अगर मेरे अनुसार चलेंगे, यानी कि सुबह में आप वीडियो देखेंगे, शाम को पीडीएफ फाइल पढ़ लेंगे और अगले दिन फिर लास्ट डे का रिवीजन कर लेंगे, 3 बार भाई साहब आपका रिवीजन हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से जो है चीजों को टैकल कर ले जाओगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि बस आपको चीजों को प्रॉपर तरीके से करना है। एग्जाम नजदीक आ गया है, इसलिए आप अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित कमला पुजारी जी का क्या हुआ है, निधन हो गया है। कब उनका निधन हुआ है? 20 जुलाई को दरअसल इनका निधन हुआ है। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। जैविक कृषि के लिए इनको जाना जाता है। बहुत ज्यादा इन्होंने प्रयास किया था अलग अलग देसी किस्म के जो है फसलों को जो है सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है? एक बहुत अच्छी जो है ये सम्मानित महिला थी, वृद्ध महिला थी। इनका जो है क्या हुआ है, निधन हो गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ नेता न्युयेन फू ट्रोंग, इसको ट्रोंग कर लीजिएगा, ट्रोंग का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वो दरअसल वियतनाम से संबंधित, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से है। हमने आपको कल केन और जो है बेतवा लिंक परियोजना के बारे में बताया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है इससे सामाजिक आर्थिक रूप से इसको फायदा मिलेगा। डिटेल्स में हमने आपको केन बेतवा लिंक के बारे में बताया था। हमने आपसे यह भी कहा था कि मुख्य परीक्षा में आपके केन जो है बेतवा लिंक परियोजना का प्रभाव बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार पड़ेगा, जो है इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए या व्याख्या कीजिए। कुछ ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये हमने कहा था कि आप लोग इसको डेली जो है प्रॉपर तरीके से इसको रेडी करते चलिएगा, जो मैं आपको बताता रहता हूं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा कितने देशों को आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 6 देश
को सम्मानित किया गया है। 6 देश कौन कौन से हैं ये हमने आपको कल डिटेल्स में बताया था। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो चौथा स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें अभी एक हाल ही में डेटा रिलीज हुआ है। उस डेटा में एक बात कही गई है कि जो है PM10 को जो कम करने के लिए जो पैसा दिया गया था, प्रदूषण को कम करने के लिए जो पैसा आवंटित किया गया था अलग अलग शहरों के, उसमें से नोएडा सबसे फिसड्डी रहा है, यानी कि नोएडा ने सबसे कम पैसा खर्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सुंदर सा प्यारा सा खूबसूरत सा प्रश्न आपसे पूछा था, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। प्रश्न क्या था सुंदर सा वाला? वो था कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? इसका सही उत्तर आप सभी लोगों ने सही बताया था। सभी लोगों को मेरी तरफ से साधुवाद है। ठीक है, ऑल द बेस्ट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इस पर मैं 2 बार क्वेश्चन बना चुका हूं आपके। ठीक है, अब ये प्रश्न अगर आप गलत कर दो तो एक क्या होता है, चुल्लू होता है। ठीक है, चुल्लू भर पानी में उसको लेना चुल्लू में और डूब मरना। ठीक है, ये वाली हालत है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है। मैंने कई बार कहा था कि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रश्न मैंने इस पर बनाया है। तो हाल ही में विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम में किया गया। यह भी ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत मंडपम में किया गया है और यहां पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जो है काफी ज्यादा अच्छी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यह बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य में क्या हो रही है? आयोजित हो रही है। यह भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया गया? किसका? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया इसका उद्घाटन? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या असम में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गुजरात में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने, और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? ये कैग के अध्यक्ष हैं, CAG के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है कि कैग के अध्यक्ष कौन है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। याद रख लीजिएगा, तुरंत नोट कर लो फटाक से इस पॉइंट को। प्रश्न ऐसे पूछता है कई बार कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग जो आयोग होते हैं, अलग अलग जो वैधानिक जो संस्थाएं होती हैं, उनसे संबंधित जो उनके अध्यक्ष होते हैं वो पूछता है। तो कैग के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। उन्होंने ही गुजरात में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का क्या किया है? उद्घाटन किया है। इसके अलावा गुजरात के बारे में 2 फैक्ट हम लोग फटाफट और देख लेते हैं, जो कि हमने आपको कराया भी था। वो फैक्ट क्या कराया था? हमने कराया था आपको कि गुजरात स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के द्वारा प्रिक्स पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। याद आ रहा है आपको ये प्रश्न? हमने कराया था आपको डिटेल्स में। इसके अलावा भारत का ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी दरअसल कहां पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में किया गया है। यह फैक्ट भी हमने आपको कराया था, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं ध्यान हो तो फिर क्या हो? वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। ठीक है, खैर मजाक की बात थी, लेकिन चीजों को आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड किया करिए। बादाम खाया करिए, सुबह उठ करके योग और प्राणायाम किया करिए। योग के बारे में हमने आपको कई दिन बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। कई बार मन नहीं लगता है तो योग करिए, प्राणायाम करिए, और यह भी सोचिए कि आपने
जो तैयारी शुरू की है वो किसके लिए शुरू की है? आप अपने माता पिता का चेहरा याद करिए, अपने संघर्षों को याद करिए, अपनी मुश्किलों को याद रखिए, याद करिए और उन संघर्षों और उन मुश्किलों को याद करते हुए आगे बढ़िए। और ये भी सोचिए कि अगर आपको सफलता मिल जाती है, अगर आप आरओ एआरओ बन जाते हो, ठीक है, आरओ बन जाते हो या एआरओ बन जाते हो या पीसीएस ऑफिसर बन जाते हो या आईएएस ऑफिसर बन जाते हो या कोई भी पद अगर आप ग्रहण कर लेते हो, उसके बाद आपका जीवन कैसा होगा? आपके माता पिता को क्या खुशी मिलेगी? आपके जो सगे संबंधी हैं उनको क्या खुशी मिलेगी? कोई खास व्यक्ति अगर आपके लाइफ में होगा तो उस व्यक्ति को क्या खुशी मिलेगी? ये अगर आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रॉपर तरीके से मेहनत कर पाएंगे। राइट, चलो, इसलिए बोर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, लगातार पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब गुजरात के बारे में 2-3 पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ये आपका सुंदर सा अच्छा सा क्या है, प्यारा सा गुजरात है। एक तरफ आपके क्या है, इधर राजस्थान इसके बॉर्डर में है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, लास्ट में इधर क्या है, अरब सागर हो जाएगा और फिर महाराष्ट्र की भी सीमा इधर से लग रही है। ओके, तो गुजरात के बारे में 2-3 फैक्ट देखते हैं हम लोग फटाफट। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं आचार्य देवव्रत, इनकी कई सारी पुस्तकें भी हैं, कभी पढ़िएगा मौका निकाल करके। ठीक है, और राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा सीट कितनी है? 26 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 11 है। मैंने आपसे कहा था कि लोकसभा सीट और राज्यसभा सीटों के बारे में आपको जानकारी अलग अलग स्टेट के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये कुछ फैक्ट हैं यहाँ के। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? यानी कि 35 कंट्री के लिए वीजा मुक्त कर दिया है। कौन सी ऐसी कंट्री है भाई साहब? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन है, श्रीलंका, बेलारूस है, नेपाल है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बेलारूस, यानी कि सी। यानी कि बेलारूस ने अभी हाल ही में क्या काम किया है कि 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा फ्री नीति की घोषणा की है कि आप लोग यहां पर आइए, रहिए और मस्त से जो भी कार्य करने हैं आपको आप करिए। तो इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो क्या है उद्देश्य? पर्यटन और व्यापार को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इसीलिए बेलारूस ने दरअसल 35 कंट्रीज को वीजा मुक्त होने की घोषणा कर दी है। ठीक है, यही पॉइंट यहां पर दिया गया है ऊपर। और बेलारूस के बारे में अगर थोड़ा सा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा बेलारूस, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है बेलारूस का। तो राजधानी इसकी क्या है? मिन्स्क इसकी क्या है? राजधानी है, MINSK, याद रखिएगा इसको। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? अलेक्जेंडर लुकाशेंको यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। ओके, और बेलारूस बेसिकली रूस को सपोर्ट करता है एक तरीके से। ठीक है, रूस का अच्छा मित्र है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित हैं? ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी दरअसल अगली बार राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी यानी अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अब जो है इन्होंने कमला हैरिस को कहा है कि आप इलेक्शन लड़िए। और कमला हैरिस इस समय कौन है? वहां की अमेरिका की यानी कि क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, आपको यह भी पॉइंट पता होगा कि दरअसल अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं वो केवल और केवल 2 कार्यकाल के लिए चुने जा सकते हैं, तीसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुने जाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 सालों का होता है एक कार्यकाल। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कांग्रेस से, रिपब्लिकन से, डेमोक्रेटिक से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेटिक पार्टी से। एक बार प्रश्न शायद आ चुका है जो है आई थिंक जो है 3-4 साल पहले। ठीक है, इसी प्रकार का प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, पॉइंट सारे के सारे वही जो हमने अभी आपको जस्ट बताए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से क्या हैं? संबंधित हैं। और अब आपको बताना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किस पार्टी से हैं। ये आपका टास्क है। क्या? डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ये भी चर्चा में रहते हैं और चर्चा में अभी इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है इन पर हमला हो गया था। तो अब आपको बताना है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है, कांग्रेस है, क्या कौन सी है? ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, जिनको जो बाइडेन ने कहा है कि आप लड़िए इलेक्शन। और राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 2 कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है, यानी कि तीसरे कार्यकाल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख, ये क्या है? वाघ नख क्या? ये हथियार है अपने आप में। किसका? देखो हथियार कहां से लाया गया है एक। ठीक है, ये आपको बताना है, चर्चाओं में रहा है ये प्रश्न, आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जापान से लाया गया है, अमेरिका से, चीन से, लंदन से। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक समझ होगी आप तुरंत इसका उत्तर बिना जाने पहचान लेंगे। तो इसका लंदन हो जाएगा। खतरनाक प्लेस है लंदन, यहीं से बहुत कुछ भारत का रखा हुआ है लंदन में। ठीक है,
बहुत सारी चीजें लंदन में ही रखी हुई है भारत की। अब विडंबना है देश की कि हम उसको अभी तक चीजों को नहीं ला पाए हैं। तो ये अभी हाल ही में वाघ नख को दरअसल मुंबई में लाया गया है, ठीक है, कहां से? लंदन से। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। और उसके पहले ये देखो सुंदर सा बना हुआ है क्या? वाघ नख। इसी का इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। ये है वाघ नख। वाघ नख क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो देखो शेर के पंजों के समान जो है क्या है, इसमें देखो निकले हुए हैं कांटे इस प्रकार से, ठीक है, तो इसीलिए इसको वाघ नख कहा जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख हथियार लंदन से लाया गया है और इसे कहां पर लाया गया है? मुंबई में लाया गया है। वहां पर यह प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा और केवल भाई साहब ये 3 वर्ष तक के लिए ही लाया गया है। इसके अलावा यह लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय में रखा हुआ था। यह भी आपको क्या करना है? पॉइंट याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत कहां पर हुई है? तो ये हुई है आपकी लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। और ये प्रश्न आपका यूपी स्पेशल का है तो इसलिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। लखनऊ में संजय गांधी पीजीआई में दरअसल इसको क्या किया गया है? रखा गया है, ठीक है। पॉइंट देखते हैं हम लोग फटाफट। तो हाल ही में लखनऊ में उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। इसे लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में शुरू किया गया है। ओपीडी भी होगी जो कि प्रत्येक शुक्रवार को खुलेगी। और ये हो गया दरअसल ट्रांसजेंडर क्लिनिक के बारे में। और यूपी का एक प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है, उसको मैंने यहां पर डाल दिया है। फैक्ट क्या है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, कौन कौन से प्लेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं? तो वो है प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक है आपका मेरठ, फिर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इतने जो है आपके प्लेसेस हैं जो है दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ये फैक्ट कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, तुरंत इसको नोट कर लेना है इसको, नहीं तो फिर ऐसे ही जीएस में प्रश्न आएगा, मुंह खोल के ऐसे बैठे रह जाओगे, नहीं कर पाओगे। बहुत आसान है, इसको अपना सूत्र फार्मूला बना लीजिए, रट लीजिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है आपको बताना है। कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान जो है केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह प्रश्न आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है कि जो भूस्खलन होता है जिसको हम लोग लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, भूस्खलन के खतरे को कम करना, साथ ही भूस्खलन प्रभावित राज्यों को प्रारंभिक चेतावनी जारी करना और वर्ष 2030 तक, ये पॉइंट याद रखना, वर्ष 2030 तक पूरे देश में क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी जारी करना अलग अलग। और लैंडस्लाइड्स के बारे में आप लोग पता होगा, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और पहाड़ों में इस समय भूस्खलन बहुत तेजी के साथ हो रहा है, आपको पता होगा। और इस समय आप लोग अगर बाहर कहीं जाना चाहते हैं घूमने तो इस समय मत जाइएगा पहाड़ों की ओर, इस समय ज्यादा मूव ऑन मत करिएगा। ओके, और लैंडस्लाइड्स जो होती है वो कई कारकों पर निर्भर करती है। लैंडस्लाइड्स बेसिकली क्या होती है? 2 कारकों पर निर्भर करती है, एक आपका प्राकृतिक कारक, दूसरा क्या हो जाएगा आपका जो है मानव जनित कारक। प्राकृतिक कारकों में बेसिकली अर्थक्वेक हो जाता है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, अगर भूकंप आ गया तो क्या होगा? इसमें दरार पड़ेगी, ये तेजी के साथ रोड पर गिरेंगे। इसके अलावा अगर भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल होती है तो भी लैंडस्लाइड्स होती है। साथ ही साथ में अगर कहीं पर खुदाई वगैरह होता है तो वहां पर भी लैंडस्लाइड्स बड़े स्तर पर होता है। और चूंकि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसे में बर्फ भी पिघलती है, बर्फ पिघलने के कारण भी जो है लैंडस्लाइड होता है। तो ये नेचुरल कारक हैं और मानव जनित कारक बहुत खतरनाक हैं, जिनमें से मृदा अपरदन, यानी कि मृदा अपरदन हो रहा है उसकी वजह से होता है। पेड़ों की कटाई पहाड़ों पर बहुत होती है, इसकी वजह से भी होता है। लोगों का जो है परिवहन बहुत तेजी के साथ वहां पर बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड बहुत बड़ा कारण जो है वहां पर बन रहा है। अब आपको इसका जो है इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है ये आपको क्या है बताना है। इंपैक्ट यानी कि लैंडस्लाइड का इंपैक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है, और लैंडस्लाइड्स को किस प्रकार से रोका जाए यह भी आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो टास्क 2 आपका यही हो जाएगा। भूस्खलन आपके जीएस पेपर फर्स्ट में आएगा। किसमें? जीएस पेपर फर्स्ट में, जीएस फर्स्ट में। हालांकि ये एनवायरमेंट में भी आता है, यानी कि पेपर 3 जो आपका है उसमें भी एनवायरमेंट वाले सेक्शन में या
ये बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन में कि किस तरीके से इस प्रकार की जो आपदा आती है उसको कैसे जो है टैकल किया जाए, इसको मिटिगेट किया जाए। तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन को रोकने के क्या उपाय हैं, क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है, इस प्रकार आप नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। भूस्खलन आपके एस्से के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो यानी कि ये आपका टॉपिक प्री में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है और आपके एस्से में भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे टॉपिक बर्निंग करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। हालांकि आरओ में तो नहीं है, लेकिन पीसीएस में पूछा जा सकता है, याद रख लीजिएगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अब पहले तो आपको स्वनिधि योजना के बारे में मालूम चलना चाहिए। तो स्वनिधि योजना क्या थी, कोविड के समय में इसको लॉन्च किया गया था। यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको आजीविका प्रदान करने के लिए सरकार ने दरअसल इस योजना को लॉन्च किया था। ठीक है, 10,000 रुपए तक की उसमें उनको मदद दी जाती है। ठीक है, तो अभी प्रश्न पूछा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है। तो वह स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मध्य प्रदेश को दरअसल यह स्थान प्राप्त हुआ है प्रथम। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं 2-3 पॉइंट। तो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और पीएम स्वनिधि योजना का लक्ष्य कोविड महामारी के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका हेतु कम ब्याज दर पर, यानी कि कम इंटरेस्ट हो उस पर कार्यशील पूंजी ऋण को उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत रुपए 10,000 यानी कि 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण प्रदान करना था और साथ बेसिकली 3 किस्तों में इनको फिर देना था, रिटर्न करना था। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रख लीजिएगा। और अब हम आते हैं आज के जो है अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन आसान है, इतना कठिन नहीं है। उत्तर जरूर दीजिएगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है, ये आपको बताना है। और ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, नहीं आता होगा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, पॉलिटी की किताब खोल लीजिएगा, देख करके बताइएगा, लेकिन सही बताइएगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। गलत भी बताएंगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसको एक बार देख लीजिएगा तभी आंसर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है। चलो अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर। यह प्रश्न आपका इथिक्स का पेपर है, जीएस पेपर 4 का, यानी कि इथिक्स का ये प्रश्न है। आपको बताना है कि नैतिक मार्गदर्शक के कितने स्रोत हैं, व्याख्या कीजिए। नैतिक मार्गदर्शक के स्रोत कौन कौन से हैं। बेसिकली नैतिक मार्गदर्शक के स्रोत 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको देख के जो है पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर ये हो गई आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। बाकी पीडीएफ के लिए हमने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जो है टेलीग्राम चैनल का डिकोड का, आप वहां पर जाइए, उसको ज्वाइन करिए और डेली रात में 9 बजे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन इस वर्ष होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।